हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक जो पिक्चर नज़र आ रही है आपको, इसमें कुछ एक्टिविटी करते हुए लोग दिख रहे हैं। एक पिक्चर में एक किसान खेत में बैलों के साथ हल चला रहा है। दूसरे पिक्चर में कुछ औरतें धान के पौधों को की रुपाई कर रही हैं, रोप रही हैं उन्हें, एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगा रही हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको कुछ एनिमल्स घास चरते नज़र आ रहे हैं और नेक्स्ट में एक व्यक्ति फॉरेस्ट में कुछ कर रहा है। ये कुछ एक्टिविटी आप अपने सामने देख रहे हैं। दूसरे पिक्चर में मशीन लगी हुई है, मशीन पे काम कर रहे हैं सब। तीसरे उसमें गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग दिख रही है आपको। नेक्स्ट में कुछ काम चल रहा है यहाँ पर भी। इस पिक्चर में आपको कंप्यूटर पे बैठे हुए लोग नज़र आ रहे हैं, है ना। हॉस्पिटल नज़र आ रहा है और मेट्रो ट्रेन या मोनो ट्रेन जैसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नज़र आ रही है हमें। ये सब चीज़ क्या है बच्चों? ये सब चीज़ इंडियन इकोनॉमी को शो करते हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का। उसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बेटा, जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी सेक्टर्स को। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेक डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर टू मेक गुड्स। ये क्या है? चीज़ें बनाने के लिए डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें जिसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के ज़रिए प्रोडक्टिव बनाई जाती हैं, हमारे यूज़ के लायक बनाई जाती हैं। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों एग्रीकल्चर, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, ठीक है, मछली पालन, और फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट से मिली हुई जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट्स। प्राइमरी सेक्टर, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो बहुत सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एग्रीकल्चर से, डेयरी से, फॉरेस्ट्री से, फिशिंग से, इन सब से लेते हैं। इसीलिए इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है बच्चों। ये इससे रिलेटेड पिक्चर है बेटा। ये फिश का इमेज था, ये फॉरेस्ट का इमेज है बच्चों। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू फिनिश्ड गुड, यानी कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं नेचर से, उनमें कुछ प्रोसेस करके, कुछ चेंज करके उन्हें प्रोडक्ट्स के रूप में लाया जाता है, बनाया जाता है। द गुड्स प्रोडक्ट्स आर रेडी टू कंज्यूम, और जो गुड्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंज्यूम करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और इट्स एड अ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और इसमें क्या की जाती है? प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, और उसे क्या कहते हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। कौन सा सेक्टर कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। Secondary sector, it covers activities in which natural products are changed into form through way of manufacturing that we associated with industrial activity। और इसमें जो एक्टिविटी की जाती है उसे क्या कहते हैं? हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेकर और फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में
इसको प्रोसेस करके, है ना, इसे चेंज कर दिया जाता है, इसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है, इसे वैल्यूएबल बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर के बाद जिसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जहाँ पर कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, नेचुरल से तो लिया जाता है लेकिन उसे कुछ प्रोसेस के बाद मैन्युफैक्चर करके उसमें ज़रूरत के हिसाब से क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में या वर्कशॉप में चेंज लाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है बच्चों, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, yarn एंड वीव कॉटन क्लोथ। अब इसका एग्ज़ाम है, जैसे कॉटन क्लोथ कहाँ से होता है बेटा, कॉटन क्लोथ के लिए जो फार्म है, फार्म से कॉटन फाइबर लिया जाता है। कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है, प्लांट से, और फिर कॉटन फाइबर से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, ठीक है, और उस धागे से क्या किया जाता है, कॉटन के क्लोथ को वीव किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या किया जाता है, शुगर केन से क्या निकाला जाता है, गुड़ निकाला जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम जो अर्थ है, ये मिट्टी है, मिट्टी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, ब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये जो सेक्टर्स हैं वो डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है बच्चों, किसी इंडस्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे ये सोफ़े का आपको दिखाई दे रहा है कि सोफ़ा किस तरीके से बना है ना। टर्शरी सेक्टर, अब इसमें क्या होता है बच्चों, प्रोड्यूसेस सर्विसेज एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या करता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ये किसको डेवलप करने में हेल्प करता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को आगे ग्रोथ कराता है, ठीक है। इसको हम क्या, कौन सा सर्विस सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। कौन सा सेक्टर कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इट एड्स अ वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स, और ये क्या करता है, उस प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करता है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, ट्रांसपोर्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग। जैसे सामान तो आपने बना लिया किसी की उसमें फैक्ट्री में, उसे क्या किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसकी नीड होती है, और जिस सर्विस के द्वारा ये पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टिंग। इसी तरीके से दूसरी सर्विसेज भी है, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम कौन सा सेक्टर कहते हैं बच्चों, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जो टर्शरी सेक्टर है, दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दीज एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ये जो सेक्टर है, इसमें क्या होता है कि ये गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, एक एड देते हैं और सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में, ठीक है। प्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसा ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर नीड टू बी transported by trucks and trains and then sold in wholesale and retail shop। इसका एग्जाम्पल है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को प्रोड्यूस होने के बाद गुड्स की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलती है, हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलती है, और सेकेंडरी सेक्टर में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद उनको जो ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे पहुँचाया जाता है, ट्रकों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा, ठीक है, और फिर बाद में इसे होलसेल मार्केट और रिटेल शॉप पर क्या किया जाता है, बेचा जाता है बच्चों। और दूसरा इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है बच्चों, सामान तो बना लिया लेकिन उसे क्या करना है, स्टोर करना है कुछ समय के लिए, जब तक वो कंज्यूमर के पास ना चला जाए, ठीक है। कहाँ स्टोर किया जाता है बच्चों, गोडाउंस में। कहाँ स्टोर किया जाता है, गोडाउंस में किया जाता है, ठीक है। और ये जो सर्विस है किस में काउंट की जाती, सर्विस सेक्टर में ही ये
काउंट की जाती है स्टोरेज। फिर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता है टॉकिंग टू अदर ऑन टेलीफोन, किसी दूसरे से टेलीफोनिकली बात करना, ठीक है। टेलीफोनिकली बात करके भी सामान कहाँ पहुँचाना है, कितना पहुँचाना है, या किस प्रोसेसिंग से सामान बनाना है, तो ये सब किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। बैंकिंग, अब बात करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग से क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स है या जो प्राइमरी सेक्टर्स के जो लोग हैं वो कहाँ से पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, ठीक है। बैंक से पैसा लेकर जब मुनाफा होता है तो बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इससे बैंक की जो कार्य प्रणाली है वो चलती रहती है। सिंस दीज एक्टिविटी आर जनरेट सर्विस, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों, ये क्या जनरेट करती हैं, सर्विस करती हैं, ठीक है। और गुड्स रादर देन गुड्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, और इसीलिए इस सेक्टर को हम कौन सा सेक्टर कहते हैं बच्चों, इसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये सर्विस सेक्टर का एक एग्जाम्पल है बच्चों, मेडिकल सेंटर। प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में फेस की जाती हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। जो वर्कर्स हैं वो जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्कर्स जितना प्रोड्यूस कर सकते, जितने वर्कर्स हैं उतनी प्रोड्यूसिंग नहीं हो रही, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखते हैं कि पीपल आर अपीयरेंटली वर्किंग, लोग काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सभी लोग जो वर्कर जो लगे हुए हैं वो क्या है, लेस देन दियर पोटेंशियल। उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें जो काम मिलना चाहिए वो काम उन्हें नहीं मिल रहा है। इवन इफ सम आर रिमूव्ड, अगर किन्हीं को कुछ को निकाल दिया जाए उसमें से, तो प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, तो प्रोडक्शन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी काम में लगे हुए व्यक्ति अपना प्रोडक्टिव वर्क नहीं दे पा रहे हैं और प्रोडक्शन में नए कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइप की जो एक्टिविटी है, इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल बच्चों मैंने आपको क्लास 9th में भी बताया था। इसका एग्जांपल है, अगर किसी फार्म में 8 जो पीपल हैं वो वर्किंग है और उसमें ज़रूरत केवल 5 लोगों की है, 3 लोग और आ जाने से वहाँ के प्रोडक्शन को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या नाम दिया गया है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, प्रोडक्शन नॉट इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है, ठीक है। ये इमेज है बच्चों आपके सामने सांता क्लॉज की। ऐसा माना जाता है ना कि सांता क्लॉज आता है तो हमारे लिए गिफ्ट्स और योजनाएं और फ्यूचर प्लान्स लेकर आता है। तो ये सांता कह रहा है कि अब मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करो, सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं लेके आया हूँ, गिफ्ट्स नहीं लेके आया हूँ। इसमें हर एज का व्यक्ति सांता के पास खड़ा है अपना गिफ्ट लेने के लिए। वी शुड द गवर्नमेंट डू, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी ऑन द इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटी। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा इरिगेशन फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कुछ पैसा खर्च करती है, और लोन प्रोवाइड करती है कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स क्या किए जाएं, खरीदे जाएं। बहुत सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज फैसिलिटी है, ये प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। जो लोकल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं, कैसे रेट पर, चीपर इंटरेस्ट रेट है ना, कम उसका रेट पर पैसे देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उनसे कम ब्याज लेते हैं। और क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। गवर्नमेंट क्या कराती है, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी डेवलप्ड, और बहुत सारी
ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करती है जिससे कि लोगों को क्या मिले, रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स एट्सेट्रा। ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म को भी क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर, वर्किंग कंडीशन वर्कर्स की ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखेंगे हम लोग क्या क्या है। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, हम कैसे गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट कर सकते हैं। एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, कि हर सेक्टर में जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कैसे होगा। इसको हम काउंट करते हैं बच्चों जीडीपी से। किससे काउंट करते हैं हम, जीडीपी से। इसका जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो वैल्यू होती है, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होती है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है हर सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर for what they year and sum of the production in each sector gives gross domestic production GDP of the country। तो हर सेक्टर्स में जो कंट्री की इनकम होती है उसको टोटल कर दिया जाता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी ऑफ द कंट्री। अब जीडीपी कैसे की जाती है, एड एंड सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स, यानी कि क्या किया जाता है, जितना भी तीनों सेक्टर्स का जो सम है उसको नोट किया जाता है और गिव क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जीडीपी ऑफ द कंट्री। इट इज़ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। उस ईयर में जो सर्विसेज हैं या जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू को टोटल काउंट करके क्या निकाला जाता है, उस कंट्री का उस साल का जीडीपी निकाला जाता है। जीडीपी शो करता है, ठीक है, हाउ बिग द इकोनॉमीज, की इकोनॉमी कितनी बिग है। मेजरिंग जीडीपी इन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और ये जो जीडीपी है ये कौन मेज़र करता है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसकी हेल्प से, बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेल्प से, इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की हेल्प से। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है बच्चों, वो है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस ब्रैकेट शुरू मल्टीप्लाई माइनस एम। अब जी मतलब क्या है बच्चों, ये कंज्यूमर स्पेंडिंग, सॉरी सी मतलब क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग। आई मतलब है बिजनेस इन्वेस्टमेंट, आई मतलब बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्स मीन्स, एक्स माइनस एम मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, अब इसमें बच्चों आपके बुक में ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपकी बुक में क्वेश्चन 4 है। ये ईयर है 1950 और 2011, ये दो अलग अलग ईयर लिए गए हैं। इसमें अलग अलग सेक्टर्स लिखे गए हैं, तो प्राइमरी सेक्टर्स का कुछ अमाउंट लिखा गया है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का कुछ लिखा गया और टर्शरी सेक्टर का। तो जिस ईयर की बात की जा रही है उसी ईयर के सामने उसका टोटल भी लिखा हुआ, प्राइमरी को प्लस किया सेकेंडरी से, सेकेंडरी को प्लस किया टर्शरी से, तो टोटल जो आया वो हमने यहाँ मेंशन किया। इसी तरह 2011 का इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे प्राइमरी सेक्टर का है ये सेकेंडरी सेक्टर का है, ये टर्शरी सेक्टर का, इन तीनों को प्लस करके ये यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि शेयर अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कैसे निकालना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर का कितना है 80,000, तो यहाँ हमने लिखा 80,000 और टोटल कितना था बेटा 1,38,000, तो 1,38,000 ऑब्लिक में लिखा है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 से करके कितना आया 57.97 आया। ठीक है,
जो नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर का, उसमें अमाउंट कितना दिया है 19,000, ठीक है। 19,000 के बाद उसका जो उसके बाद में जो आया है टोटल कितना था बच्चों अपना 1,38,000, 1,38,000 और मल्टीप्लाई किया किससे 100 से, तो इसका आंसर आया 13.77%, ठीक है। तीसरा आया टर्शरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का है 39,000, टर्शरी सेक्टर का 39,000 ऑब्लिक 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 बेटा 13,80,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 28.26%। तो बच्चों ये इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, जीडीपी को काउंट कर लेते हैं। ये जो टोटल अगर हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारी 1950s की जीडीपी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमें 2011 की भी जीडीपी निकालनी, पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्शरी सेक्टर। और बच्चों कई बार ये क्या होता है कि ग्राफ के रूप में भरने के लिए आ जाता है, ठीक है। आपको जब सॉल्व कर लेंगे तो आप इसको ग्राफ के रूप में इजीली फिल कर सकते हैं। व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन, गवर्नमेंट ने क्या किया, व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन। आवाज़ उठाते हैं जैसे लोग कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है बच्चों 2005 में आया था, ठीक है। अब इसने क्या किया था, दोज हु आर एबल टू वर्क, ऐसे लोग जो काम करने लायक हैं, ऐसे लोग जो काम करने लायक हैं, आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। एक जो इकोनॉमिक ईयर होता है, एक जो साल होता है, उसमें उन लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और अगर व्यवस्था एम्प्लॉयमेंट नहीं देती सरकार तो उसे क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसे, विच विल बी गिवन इफ दे आर नॉट एम्प्लॉयड प्रोवाइडेड टू द पीपल बिफोर द प्रॉमिस टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में जो उनको प्रॉमिस किया गया काम 100 डेज़ का, अगर वो अवेलेबल नहीं कराती है गवर्नमेंट तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता उन्हें देना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उन्हें देना पड़ता है। अब डिफरेंट सेक्टर्स हैं बच्चों, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर्स है और जॉइंट सेक्टर्स है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को हम बच्चों दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग उसमें देखेंगे। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट में की ओनरशिप होती है, ठीक है, और जो एसेट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट इसमें, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में वो इंडिविजुअल का होता है या ग्रुप का होता है, ठीक है, और उसमें जो ऑनर होते हैं बच्चों वो इंडिविजुअल होते हैं। जो उसमें प्रॉफिट होता है वो भी क्या होता है, इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, ठीक है। आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर में सोशल वेलफेयर उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की भलाई करना। और प्राइवेट सेक्टर जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं तो इसका मोटिव क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर का एक एग्जांपल है रेलवे और पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स इंडस्ट्री, ठीक है, इस टाइप की। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, मतलब कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती है कैसी होती है, रेगुलर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के द्वारा और ये रजिस्टर्ड नहीं होती। इसमें क्या होता है, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन इसमें क्या किए जाते हैं बच्चों, फॉलो किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो लो पेड मिलता है लोगों को और रेगुलर नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, इसमें होती है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी मालिक क्या करता है, काम से निकाल सकता है। इसमें जो वर्किंग टाइम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और इसमें डिपेंड करता है किस पर, ऑनर पर, अगर उसके वहाँ काम ज़्यादा है तो वो उसको ज़्यादा समय तक रोक सकता है। अब इसमें क्या क्या मिलते हैं, लीव बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, पेमेंट फॉर ओवर टाइम्स, अगर ज़्यादा समय काम कराया जाता है तो यहाँ ओवर टाइम की भी क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई लीव बेनिफिट नहीं मिलता, कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है, और कोई रेगुलेटरी नहीं है। अब इसमें जो स्टाफ वर्किंग है, स्टाफ के लिए वर्किंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जाता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में जैसे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, या वॉशरूम जाने की फैसिलिटीज़ हैं, या अगर फ़ैन की टेबल की अगर व्यवस्था की है तो वो फैसिलिटीज़ हैं, मशीनरी की ज़रूरत है तो मशीनरी की फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब इधर क्या है, मोस्टली अनसेफ वाटर, जो वहाँ की वर्किंग एरियाज़, अनसेफ वर्किंग एरियाज़ होते हैं, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत पुअर होती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। जैसे इसमें पॉटर दिख रहा है आपको, इसमें कोई काम कर रहा है मजदूर, ठीक है, ये भी आप देखते हैं महिलाएं काम कर रही हैं अलग अलग कुछ, और मूर्तिकार है, जैसे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और नो ऑर्गेनाइज सेक्टर व्हाट टू डू, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कर रहा है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है। अब सॉल्यूशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसका सॉल्यूशन क्या है, रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स है उनको ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, है ना, पैसों की, तो वो पैसे किससे लेते हैं, मनी लेंडर से लेते हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं कि डेब्ट के जाल में, यानी कि कर्ज के जाल में, कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। अब इसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट ऐसे एरिया में क्या कर रही है, सीड और एग्रीकल्चर इनपुट्स करने के लिए, क्रेडिट और स्टोरेज की फैसिलिटी के लिए, और मार्केट फैसिलिटी उनको क्या करती है, प्रोवाइड कराती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। क्या कर सकती है गवर्नमेंट, टू बी सपोर्टेड ओनली बाय गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये किसके द्वारा से, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, रेलवेज, हार्बर्स एंड रोड्स, ठीक है, रेलवे निर्माण करना, ठीक है, हार्बर्स बनवाना, रोड्स बनवाना, ये गवर्नमेंट का काम है, यही करती है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराती है, प्रोवाइड इरिगेशन, ठीक है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, इरिगेशन की फैसिलिटी मिल सके, इरिगेशन के में उसकी हेल्प हो सके। प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या करती है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है और इलेक्ट्रिसिटी को बेचती है, ठीक है। फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप की जो शॉप है, प्राइस शॉप है, उनमें क्या करती है कि उनके प्राइजेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है, और जो सिविल फैसिलिटी है, लोगों के लिए अच्छी सेहत हो गई, अच्छा रहन सहन हो गया, अच्छा माहौल हो गया, ये सिविल फैसिलिटी, जैसे पार्क हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराती है। हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर 3 स्टेज, जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं इनके 3 सेक्टर्स में हैं। पहला इनिशियल सेक्टर, आफ्टर ऑब्जर्विंग द चेंजेस दैट हैव कम इन द डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ द सेक्टर्स, इट हैज़ बीन फाउंड दैट, अब ये जो सेक्टर्स हैं इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में के पैटर्न में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको इस तरीके से देखा जाए, जैसे कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, की इनिशियल स्टेज की डेवलपमेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर्स वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो, बेटा ये प्राइमरी शब्द है ना, ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो सभी सेक्टर से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा मायने रखती है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा लेबर कंज्यूमिंग सेक्टर्स है। As the method of farming changed and agricultural sector began to prosper, अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या कर दिया जाए, जो फार्मिंग के जो मेथड्स हैं, जो पुराने मेथड्स उनको चेंज कर दिया जाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाएगा, दोबारा से समृद्ध हो जाएगा। इट प्रोडक्ट मच मोर फूड, और इसमें बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जाएगा जैसे जितना कि कभी पहले नहीं हुआ, और मैनी पीपल कुड टेक अप मैनी अदर एक्टिविटीज़, और बहुत सारे लोग दूसरी एक्टिविटी में भी लग सकते हैं, विच लीड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिविटी, जो कि दूसरी एक्टिविटी बहुत सारी इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे हनी कलेक्शन है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग है, इस टाइप से जो फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी सेक्टर है, अगर वो अपने आप को चेंज करे, फार्मिंग मेथड्स को चेंज करे या अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करे, तो बेनिफिशरी हो सकता है उसके लिए। हावेवर एट द स्टेज
At this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, hence most people were employed in this sector. और इसमें क्या है, ज़्यादातर लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है इनको. Over a long time, more than 100 years or so, because new method of manufacturing were introduced. मैन्युफैक्चरिंग के कई मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. ये जैसे फैक्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज आई हैं और उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया, अपने आप को बढ़ाना शुरू किया है. लोगों ने क्या करना शुरू किया, फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है. ठीक है. और लोगों ने क्या शुरू किया है, फैक्ट्री के जो गुड हैं उसे ज़्यादा सामान बना है तो उसकी जो प्राइस है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है. तो ज़्यादा संख्या में उसे कंज्यूम भी करना शुरू किया है. जो सेकेंडरी सेक्टर है ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्शन और डेवलपमेंट को जो बढ़ावा देने वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर है. ठीक है. देयर वॉज अ शिफ्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर ऑल्सो चेंज. ठीक है. ये दूसरे सेक्टर्स को भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. और इन पास्ट 100 देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्रीज. और जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उसमें क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर से क्या हो रहा है, ज़्यादा विकसित हो रहा है. ठीक है. The service sector has become the most important in term of total production. जो सर्विस सेक्टर है वो टोटल उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, चीज़ों को दूसरी जगह प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है. राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. कैसे भाई बढ़ रहा है ये, ओवर 30 ईयर्स बिटवीन 1973 से लेकर 2003 तक का इसमें बताया गया. प्रोडक्शन इन द टर्शरी सेक्टर हैज़ इंक्रीज. टर्शरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है. एंड इट हैज़ एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टोर सेक्टर. और ये लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर्स के रूप में उभर कर आया है इंडिया में, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस किया है. जैसे प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लेबर कंज्यूमर होते थे, कंज्यूमिंग थी वो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन अब कौन सा सेक्टर माना गया है इसके लिए, अब टर्शरी सेक्टर माना गया है. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं. ठीक है. इंश्योरेंस वगैरह फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. ठीक है. ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटैलिटी, ये सब किस में आता है, सर्विस वाले में आता है. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट. अब बच्चों बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की. अब अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं किसे हैं, व्हेन अ पर्सन इज विल टू वर्क. जब एक कोई व्यक्ति काम करना चाहता है एट प्रिवेलिंग वेजेस रेट बट फेल टू गेट अ जॉब, इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. द unemployment which generates due to the variation in section is called seasonal unemployment. ठीक है. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, किसे कहते हैं, कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि साल के कुछ महीनों में एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें तो जब फसल हार्वेस्ट करके निकाल ली जाती है तो दूसरी फसल को हार्वेस्ट होने में या बोने में या वो प्रोसेसिंग होने में काफ़ी महीने लग जाते हैं. तो इस टाइप के जो लोग हैं, इस टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग दैट रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा व्यक्ति उस काम में जुटे होते हैं और प्रोडक्शन को कुछ हेल्प नहीं मिलती, उसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब जो व्हेन द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट इनफ जॉब, जब इकोनॉमी इनफ जॉब क्रिएट नहीं कर पाती है तो इसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट,
द एम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी, कोई इकोनॉमी डिप्रेशन में आती है या बिल्कुल फॉल हो जाती है, गिर जाती है वो इकोनॉमी, तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस की जाती है वो कौन सी होती है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे अभी कोरोना पीरियड की अगर हम बात करें तो इस टाइम में लोगों के पास रोज़गार नहीं है किसी कारण से, तो साइक्लिक, इसी क्या कहेंगे, इसी को ही हम क्या कहेंगे, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, वन अनएम्प्लॉयमेंट हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है, फ्रिक्शनिंग कहलाता है। और जो पीरियड होता है बीच में जो कि एक जॉब से हटकर दूसरी जॉब में जाने का होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, भाई गवर्नमेंट को की कौन कौन सी पॉलिसी है जो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। बैंक्स कैन बी प्रोवाइड लोन टू कंस्ट्रक्ट वेल एंड टू इरिगेशन दियर लैंड। ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या कराती है, बैंक्स लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कुएं या बोरवेल खुदाएं। ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन का काम कराती है। ठीक है, ताकि लोगों को, आसपास के लोगों को क्या मिले, काम की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और इरिगेशन फैसिलिटी क्या हो, इम्प्रूव हो। और जो रूरल एरिया में रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन को की फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए, ठीक है, करने के लिए काम करती है सरकार। ठीक है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप्स है टाइम पर कहाँ पहुँच सके, मार्केट में पहुँच सके, वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सके। ठीक है, आप क्रेडिट्स किया जाता है, लोन्स लिए जाते हैं बैंक से ताकि इनपुट्स खरीदे जा सके, सीड्स खरीदे जा सके, फर्टिलाइजर्स लिए जा सके, एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं वो लिए जा सके, पंप सेट लाए जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है लोकल इंडस्ट्रीज़ को, कि जो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है ताकि जो सेमी रूरल एरिया है वहाँ पर क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। मिल्क लाइक कौन सी मिल स्थापित की जाए, जैसे दाल मिल हो गई, कोल्ड स्टोरेज हो गया। ठीक है, और हनी कलेक्शन सेंटर्स हो गए, प्रोसेसिंग हो गई वेजिटेबल्स की या मिल्क की। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की जा रही हैं। बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो खोले जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, टीचर्स को, बिल्डिंग्स बनाने वालों को, पियोन्स को और दूसरे स्टाफ्स को। ठीक है, अब हेल्थ जो सिचुएशन है, हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स को क्या किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है रूरल एरियाज़ में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा रही है टूरिज्म सेक्टर में, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, एक न्यू सर्विस की तरह उभर कर आया। कौन सा सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया को क्या कर रही है, एक लॉ बनाया है, इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। कौन सा वो बनाया है, राइट टू वर्क, एक लॉ बनाया है, काम करने का अधिकार, जो कि कितने जिलों में शुरू किया गया है, 200 में से 200 में से 130 डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू किया गया है। नॉन एज, उसको क्या नाम दिया गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको शॉर्ट में कहते हैं MGNREGA, मनरेगा। ठीक है, 2005 में किया गया था ये। ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, और वो लोग जो काम करने के लायक है और जिन्हें ज़रूरत है उस काम की, उनको गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट उन्हें दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट उनको अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाती, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना पड़ता है उन लोगों को। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, इनको एक जस्ट सरसरी नज़र से देखते हैं बेटा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, और इसमें क्या होता है, स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है। आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन
ऑफ फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट एट्सेट्रा। इसमें जो कौन कौन से एक्ट फॉलो किए जाते हैं, इसमें रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और ग्रेचुइटी एक्ट फॉलो किया जाता है, और इसमें कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। और यहाँ क्या है, जो जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफर नॉट रेगुलर, तो जॉब्स में जो वेजेस हैं वो बहुत कम मिलते हैं और कभी कभी वो लोग रेगुलर भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क मिलता है इसमें, इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम का, ठीक है, कोई पेड लीव्स नहीं मिलती, कोई हॉलीडे नहीं मिलती इसमें, ठीक है। और कोई बीमारी के कारण कोई उनको सुविधा नहीं मिलती, बीमार होने पर भी उन्हें कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। इसमें ऑर्गेनाइज में वर्कर्स जो वर्क है वो वर्किंग आवर्स उनके लिए फिक्स होते हैं, और इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर, इसमें एम्प्लॉयमेंट कोई सिक्योरिटी नहीं है। इफ़ वर्क मोर पेड ओवर टाइम, अगर ज़्यादा काम कराया जाता है तो यहाँ ओवर टाइम पे किया जाता है, और यहाँ पर दे मे बी टोल्ड टू लीव द जॉब एट टाइम, और वहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि कभी भी जॉब छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। अब वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव का मिलता है, ठीक है, पेमेंट मिलती है हॉलीडे की, ठीक है, कुछ प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी मिलती है, ग्रेचुइटी की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, और गेट मेडिकल बेनिफिट, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में lot of them are employed on their own doing small jobs, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। जो रूरल एरियाज़ है उसमें क्या होता है, वनरेबल जो पीपल होता है, वनरेबल पीपल का मीन्स है वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है या बहुत थोड़ी ज़मीन है, या जो ज़मीन पर लेबर का काम करते हैं, ठीक है, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर का मतलब है जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, शेयर क्रॉपर हैं, ठीक है, और आर्टिशंस हैं, वीवर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, मार्जिनल पीपल कहेंगे, ठीक है। तो नियरली 80% जो रूरल हाउस होल्ड हैं वो मार्जिनल है और स्मॉल फार्मर्स हैं, 80%, ठीक है। कैन बी सपोर्टेड बाय एडिकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ नीड एग्रीकल्चरल इनपुट्स, इन्हें टाइमली जब भी इन्हें ज़रूरत हो समय पर एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं। अर्बन एरियाज़ में जो वर्कर्स है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कैजुअल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, जो वेंडर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो हेड लोडेड वर्कर्स हैं, इनके सिर पर जो बोझ लेकर चलने वाले हैं, ठीक है, जो गारमेंट्स वर्कर्स हैं, जो रैक पिकर्स हैं, ये सारे लोग हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो इनको नीड है गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है फॉर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, ताकि इन्हें रॉ मटेरियल्स टाइम पर मिल सके, इनके लिए मार्केटिंग की जो फैसिलिटी है वो मिल सके आउटपुट होने के लिए प्रोसेसिंग के बाद में। और कुछ SC ST है, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर फ्रॉम SC ST एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो SC ST के हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के हैं, तो ज़्यादातर कहाँ पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। अब बिसाइड इरेगुलर एंड लो पेड, इनको क्या मिलता है, इरेगुलर और लो पेड मिलता है, कम पैसे मिलते हैं। बहुत सारी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन का इनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इज़ नीड टू गेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इनको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करने के लिए प्रोटेक्शन की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ऑनरशिप के आधार पर देखते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर में क्या क्या है, गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट, बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिन पे कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है और वो सभी सर्विस प्रोवाइड कराता है, जैसे रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है। ये सोशल बेनिफिट्स इनका मोटो होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, रेज मनी थ्रू टैक्सेस। अब इसमें पैसा कहाँ से आता है बच्चा, जो टैक्स के ज़रिए जो पैसा आता है वो इस जगह वो क्या करती है, इन एक्सपेंसेस में ऑन द सर्विस रेंटेड बाय इट, और इन्हीं के द्वारा ये सर्विस को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है।
गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडाइज एंड बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट इंडस्ट्री। गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, जिससे कि वो चीज़ को प्रोडक्ट क्या होता है लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा सब्सिडी, अभी एक रिसेंट की बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। गैस सिलेंडर की जो प्राइस है वो प्राइस आपसे मिनिमम ली जाती है, बाकी जो उसका प्राइस है वो कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है। आपके बैंक अकाउंट में गैस सिलेंडर आने के बाद कुछ पैसे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी कहते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन प्रोविज़न ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। और गवर्नमेंट क्या इसमें कर रही है, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ पर क्या कर रही है, मनी स्पेंड कर रही है। ठीक है। अब ऑनरशिप ऑफ एसेट एंड डेवलपमेंट सर्विस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट। इसमें क्या होता है, प्राइवेट हैंड्स में होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कॉम हो गया। आप इसका मोटिव क्या होता है बच्चों, अर्न प्रॉफिट, अर्न मनी, अर्न प्रॉफिट। और इसमें क्या होता है कि जो सर्विस है जो भी हम लेते हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। और अनेबल है टू प्रोवाइड सर्विस थिंग नीडेड बाय द पीपल एट रीजनेबल रेट। बहुत मुश्किल है कि ये अपनी सर्विस को रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करें। अब जो कुछ इस लेसन से रिलेटेड आपका होमवर्क दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। क्वेश्चन सेकंड है, गिव एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दैम अप। क्वेश्चन थर्ड है, इन व्हाट वेज एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज। क्वेश्चन फोर है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूड्स विच कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाई। क्वेश्चन 5 है, कंपेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विद दैट ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। थैंक यू बच्चों, ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।